एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस के भोपाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं अनिल पाटीदार आज शुरू करने जा रहा हूं बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जिसका नाम है इंडियन पॉलिटी। दोस्तों, नॉन टेक का ये सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है और कुछ चीजें इसमें बहुत सारी ऐसी है जो आपको याद करनी पड़ेगी। इसमें सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीजें हैं आर्टिकल्स। तो मैं कोशिश करूंगा कि आर्टिकल्स को आपके सामने इस तरीके से प्रस्तुत किया जाए ताकि बहुत ही आसानी से आप आर्टिकल्स को याद कर लो। सबसे पहले शुरुआत करूं मैं भारतीय राज व्यवस्था की, इंडियन पॉलिटी की शुरुआत करूं तो इसकी शुरुआत करने से पहले हम लोग इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि हिस्टोरिकली क्या बैकग्राउंड रहा था, या जब भारत का संविधान बनाया गया था, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया होगा तो क्या रहा होगा पहले, या अंग्रेजों का क्या कुछ योगदान था इसमें। तो बिल्कुल इसे कहा जा सकता है कि इसकी शुरुआत अंग्रेजों के समय से ही हो गई थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में अंग्रेजों ने दो तरीके से शासन किया था। अंग्रेजों के जो दो तरीके से शासन होते हैं उसमें पहला जो शासन होता है वो है कंपनी रूल, कंपनी का शासन। आपको पता तो होगा ना कि भारत में अंग्रेज जब राज कर रहे थे तो हम लोग अक्सर ऐसा मोटे तौर पर बोल देते हैं कि भारत में अंग्रेजों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिशर्स ने 200 साल तक शासन किया। लेकिन वास्तव में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये जो 200 साल का शासन किया है ना, ये 200 साल का शासन जो है वो टुकड़ों में किया है, यो माने कि दो भाग में किया है। अगर मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूं तो मैं आपको समझाना चाहूंगा 1773 से जब शुरुआत होती है अंग्रेज के शासन की, या यूं कहो कि प्लासी के बैटल से शुरुआत होती है। शायद आपने प्लासी का वो युद्ध तो पढ़ा होगा, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव का युद्ध हुआ था। बहुत हिस्टोरिकल, एक बड़ा अच्छा सा वार माना जाता है। इस वॉर में सिराजुद्दौला हार गया था और यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हो गई थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 से 1757 से, ये प्लासी का युद्ध का डेट है इसलिए आपको ध्यान रखना है, बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी है इसके शासन की शुरुआत होती है 1757 से। लेकिन इसकी पॉलिसीज इतनी खराब रहती है कि जिसकी वजह से 1857 तक आते आते इंडिया के लोग रिवॉल्ट कर देते हैं। इतनी खराब नीतियां होती हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की कि भारत के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हो जाते हैं और धीरे धीरे मंगल पांडे के द्वारा शुरू किया गया वो 1857 का रिवॉल्यूशन, ग्रेट रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 शुरू होता है। और 1857 में हमने जब रिवॉल्यूशन किया उनके खिलाफ तो अंग्रेज सरकार हिल गई थी और इसी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि अब कंपनी का रूल खत्म करना पड़ेगा। और 1857 में कंपनी का रूल खत्म किया गया और महारानी क्वीन विक्टोरिया ने एक अनाउंसमेंट किया था, एक रॉयल, एक प्रोक्लेमेशन बोल सकते हैं उसको, एक शाही घोषणा पत्र साइन किया था। और उस घोषणा में लिखा हुआ था कि अब भारत में कंपनी का शासन समाप्त होता है। और भारत में कंपनी का शासन समाप्त होने के बाद अब सारा जो शासन का जिम्मा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो सारी पावर है, वो अब हम हमारे हाथ में ले लेते हैं। यानी जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का पावर होगा अब सारा वो हम डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ जाएगा। और अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी सारी पावर हथिया ली गई थी। तो ये कह सकते हैं कि भारत में अंग्रेजों ने दो तरीके से शासन किया। एक, इनडायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू किया था, और एक शासन काल वो आता है जो 1857 के बाद से शुरू होता है, जिसे हम लोग क्राउन रूल भी कहते हैं या क्राउन राज भी कहते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, ये क्राउन राज भी शुरू हो गया था। क्राउन राज शुरू होता है 1857 के रिवॉल्यूशन के बाद और ये 1947 तक चलता है। लगभग 90 साल का क्राउन राज रहा और उससे पहले 100 साल का ईस्ट इंडिया कंपनी का राज रहा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट रूल और क्राउन राज को बोलते हैं डायरेक्ट ब्रिटिश रूल। तो जब भी ब्रिटिश सरकार भारत में राज करने की कोशिश उन्होंने की और भारत में अच्छे से राज भी किया उन्होंने सालों तक, तो जब भी ये लोग कुछ नया बदलाव लाते तो उसके लिए ये एक्ट पारित करते थे। खासकर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी एक्ट आपको मिलेंगे उनका नाम चार्टेड ही था, चार्टर एक्ट के नाम से बड़े फेमस हुए थे। सभी एक्ट चार्टर एक्ट ही कहलाए। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंपनी के ही रेगुलेशन करने के लिए, एक कंपनी को ही इन लोगों ने कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश संसद से एक कानून पारित होकर आता और उस कानून का नाम होता है चार्टर एक्ट। इस सीरीज में हम लोग सारे चार्टर में आपको बता देता हूं कि कौन कौन से चार्टर आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से चार्टर एक्ट की जानकारी आपको लेनी है।
पहली बात तो ये कि ये चार्टर एक्ट लाया गया था किसके लिए? अंग्रेजों को ही कंट्रोल करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज को कंट्रोल करने के लिए चार्टर एक्ट लाया गया था। दूसरी बात है कि चार्टर एक्ट हर 20 साल में लाया जा रहा था। जैसे 1773 में पहला चार्टर एक्ट लाया गया था, लेकिन इस चार्टर एक्ट का नाम रखा गया था रेगुलेटिंग एक्ट। जो पहला चार्टर एक्ट था उसका नाम क्या रखा गया था? जो आप देख सकते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में लाया गया था, यह पहला चार्टर एक्ट था। तो मैं आपको इसमें बता दूं कि पहला चार्टर एक्ट था, लेकिन दूसरा चार्टर एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट नहीं था। भले ही आपको यहां पर मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है, दिखाया हुआ है कि पिट्स इंडिया एक्ट भी एक अधिनियम था, लेकिन ये कोई चार्टर नहीं था। क्योंकि ध्यान रखना, चार्टर केवल उसी को कहा जाएगा जो केवल 20-20 साल के अंतराल में आएगा। यही रूल बनाया गया था कि हर 20 साल में बनाया जाएगा। ये 20 साल क्यों रखा गया था? इसका भी कारण था ना। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेटिंग एक्ट भेजा गया था, उसमें लिखा गया था कि अगले 20 साल तक व्यापार और प्रशासन, आने वाले 20 ईयर का एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड का जो मोनोपोली है, जो पावर है, वो आपको दी जा रही है। तो अगले 20 साल तक देश में शासन भी आप करोगे इंडिया में, और देश में व्यापार जो ट्रेड होना है वो भी आपके हाथ में होगा। तो आने वाले 20-20 साल का दिया गया, 20 ईयर के लिए। अब 20 साल खत्म होने वाले थे 1793 में। इसके बाद नेक्स्ट चार्टर कब आता? 1793 में। 1793 का चार्टर मैंने यहां मेंशन नहीं किया क्योंकि उससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे नहीं जाते और बहुत ज्यादा बदलाव उसमें थे नहीं, इसलिए उससे पहले ही 1793 से पहले ही सरकार को लगा, अंग्रेज गवर्नमेंट को लगा कि कुछ बदलाव चाहिए, तो बीच में ही उन्होंने एक एक्ट पारित किया था 1784 में, जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। लेकिन ये कोई चार्टर नहीं था, ध्यान रखना। चार्टर तो 20 साल वाला ही बोलेंगे। अब 1793 के बाद 20 साल वाला चार्टर जो आएगा वो 1813 में आएगा, और वो चार्टर आपके सामने लिखा हुआ है, चार्टर एक्ट 1813 1813, चार्टर अधिनियम 1813 1813। इसके बाद जो नेक्स्ट चार्टर आया वो आया था चार्टर एक्ट 1833। इसके 20 साल जोड़ दो, फिर इसके 20 साल जोड़ दो। हर चार्टर एक्ट में एक बड़ी कॉमन बात थी। क्या कॉमन बात थी? कॉमन बात ये थी कि हर चार्टर आपको अगले 20 साल के लिए यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन करने का, ट्रेड करने का पावर दे रहा था। आप अगले 20 साल तक इंडिया में रह सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। लेकिन जो आखिरी चार्टर था, चार्टर एक्ट 1853, चार्टर अधिनियम 1853, इसमें कहीं पर भी ये जिक्र नहीं मिलता है कि आपको अगले 20 साल के लिए काम करना है। इसीलिए इसका मतलब साफ समझ में आ गया था कि इंग्लैंड की जो सरकार थी वो 1853 में समझ गई थी कि आगे इनको 20 साल का कार्यकाल नहीं देना है, कभी भी खत्म कर सकते हैं, और 58 में इसको खत्म कर ही दिया गया। इसको ऐसे समझिएगा कि चार्टर एक्ट जो लाए गए थे वो कंट्रोल करने के लिए लाए गए थे। वो किस पर कंट्रोल करने के लिए लाए गए थे? वो इनके लिए रूल बनाए गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज खराब हुई, बहुत सही पॉलिसीज नहीं थी उनकी, इस वजह से फिर हमको क्या करना पड़ा, क्षमा करें, हमको नहीं, ब्रिटिश सरकार को क्या करना पड़ा, बदलाव करने पड़े, और महारानी विक्टोरिया ने रॉयल प्रोक्लेमेशन की घोषणा की थी। मैं आपको बता दूं कि वो जो रॉयल प्रोक्लेमेशन जो था, वो शाही घोषणा पत्र की जो घोषणा की गई थी, वो अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में की गई थी। जैसे आज हम लोग प्रयागराज बोलते हैं, अल्फ्रेड पार्क का नाम भी चेंज हो गया है, अब उसका नाम चंद्रशेखर आजाद रखा गया है। तो वो अल्फ्रेड पार्क कहलाता था पहले, और इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में लॉर्ड कैनिंग साहब जो थे, जो कि उस समय के कंटेम्पररी, उस समय के वो गवर्नर जनरल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, लास्ट थे वो, उन्हीं को वायसराय बना दिया गया था। वही वायसराय बन गए थे क्राउन राज में, और उन्होंने वो रॉयल चार्टर एक्ट जो है, रॉयल प्रोक्लेमेशन जो घोषणा पत्र था, शाही घोषणा पत्र महारानी विक्टोरिया का, वो उनने साइन किया था। कनेक्ट करने का प्रयास करना, सारी चीजें बता रहा हूं यहां पे मैं। आपने एक चीज तो जरूर सुनी होगी कि जब सरदार पटेल साहब आजादी के समय देश को एक कर रहे थे, एकीकरण कर रहे थे, तब आपने जरूर सुना होगा कि 562 रियासतों को एक कर दिया था लौह पुरुष ने। ये तो जरूर सुना होगा आपने। वो 565 रियासतें अलग राजा महाराजा कैसे रह गए थे जब देश में अंग्रेज राज कर रहे थे? वो इसलिए छूटे रह गए थे, इसलिए छूट रह गए थे, क्यों? क्योंकि 1857 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, ये तो आप जानते हैं। 1857 से पहले, यानी ये जब आया इससे पहले किसका शासन था इंडिया में? ईस्ट इंडिया कंपनी का, EIC यहां पर रूल करती थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी में लॉर्ड डलहौजी जैसे व्यक्ति भी हुए जो बहुत फेमस हुए, आज भी हम जानते हैं उनको। ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड वेलेजली जैसा लोग भी हुआ है, ये लॉर्ड वेलेजली हुआ या लॉर्ड डलहौजी हुए, इन दोनों की जो नीतियां थी वो बहुत कमाल की थी।
लॉर्ड डलहौजी की आपने पॉलिसी सुनी होगी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, विलय का सिद्धांत, हड़प नीति, ये नीति आपने सुनी होगी। लॉर्ड वेलेजली की भी नीति आपने सुनी होगी। लॉर्ड वेलेजली साहब ने भी एक पॉलिसी लेकर के आए थे जिसका नाम था विलय का सिद्धांत, क्षमा करें, सहायक संधि, सब्सिडायरी अलायंस, यानी सहायक संधि प्रस्तुत करेंगे, अगर आप मानते हो तो ठीक, नहीं मानोगे तो हम आप पर कब्जा कर लेंगे। और धीरे धीरे उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया था और बहुत सारे रियासतों को अपने हाथ में मिला लिया था। इन्हीं रियासतों की वजह से वो 57 का रिवॉल्यूशन भी हुआ था। इसी वजह से तो महारानी विक्टोरिया ने वो घोषणा पत्र जो अल्फ्रेड पार्क की जो मैं बात कर रहा था ना आपसे अभी, उसमें ये बोला गया था कि अब किसी भी रियासत को हड़पा नहीं जाएगा। तो 1857 के बाद जो रियासतें हड़पी नहीं गई थी वो आपको आखिरी में भी दिखती, वो रियासतें सारी 1857 में बहुत सारी रियासतों ने उनका हेल्प भी किया था, वो अलग बात। तो यहां तक समझ गया आप। अब क्राउन राज की शुरुआत होती है 1858 से, 1858 से, और पहला ही अधिनियम पारित किया जाता है। अब सीधा अधिनियम ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नहीं, खुद क्राउन राज कर रही है, तो उसका नाम ही क्या रख दिया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत शासन अधिनियम 1858, ये अधिनियम आना शुरू हो गया था। यानी अब जो अधिनियम आएंगे वो कोई चार्टर नहीं होंगे, वो चार्टर नहीं होंगे, वो भारत में रिफॉर्म के लिए लाए जा रहे हैं। अब उसका नाम ही उन्होंने क्या रख दिया, भारत शासन अधिनियम। अब आपको कोई चार्टर वार्टर नाम से नहीं बोलेंगे, अब भारत के ही नाम से सारे अधिनियम आना शुरू हो गए थे। अब इसमें खासियत क्या थी, इसको उन्होंने बोल दिया कि हम अच्छा शासन लेके आएंगे, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रिटिश काल में आए कौन से अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस कहते, दैट इज एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। चलो इसको छोड़ो, आगे की बात करते हैं। फिर जब उनको लगा कि कुछ रिफॉर्म करने हैं, तो रिफॉर्म करने के लिए वो लोग लाए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। मैं आपको बताऊंगा, धीरे धीरे हम लोग एक एक एक्ट को पढ़ेंगे, तब सारी चीजें आपके सामने क्लियर होना शुरू हो जाएगी। तो घबराने की उसमें भी जरूरत नहीं है कि हम लोग डर जाए कि क्या है ये इंडियन काउंसिल एक्ट। जहां जहां आपको दिख जाए ना काउंसिल काउंसिल काउंसिल, इसका मतलब समझ जाना कि जो उस समय गवर्नर की काउंसिल हुआ करती थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी, विधायी परिषद हुआ करती थी, उस परिषद की संख्या बढ़ाने के लिए लाया जा रहा था और कुछ भी नहीं था ये, इसमें यही बातें थी। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बड़ा अच्छा रिफॉर्म था, मॉर्ले मिंटो नाम से फेमस हुआ था। उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये है सब वही भारत शासन अधिनियम 1919 ही बोलते हैं इसको। इसका नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रखने से या मॉर्ले मिंटो रखने से हमको घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि मॉर्ले और मिंटो यानी लॉर्ड मॉर्ले जो थे वो उस समय सचिव हुआ करते थे भारत के, और मिंटो वायसराय थे। ये वायसराय और सचिव दोनों मिलकर के, वायसराय को मान लो राष्ट्रपति, सचिव को मान लो प्रधानमंत्री, यानी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मिलकर के जो जो अधिनियम ला रहे थे उसमें उनका नाम दे दिया गया, क्योंकि ये तैयार इन दोनों ने किया था, इस वजह से उनका नाम दे दिया गया। तो इसमें भी टेंशन नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर इंडियन पॉलिटी में इस सेक्शन से, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से पूछे गए हैं तो 1935 के अधिनियम से पूछे गए। कारण है उसके पीछे क्यों पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन 1935 से पूछने का कारण यह है कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसको जब बनाया गया था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 395 आर्टिकल है। कितने आर्टिकल बता रहा हूं मैं? 395 आर्टिकल है भाई साहब। अब 395 आर्टिकल में से 250 आर्टिकल, लगभग आधे से ज्यादा, अप्रोक्स 50% से ज्यादा आर्टिकल जो है वो इसी अधिनियम से लिया गए थे। 1935 के अधिनियम से आधे से ज्यादा आर्टिकल्स को लिया गया था। बस यही कारण था कि ज्यादातर क्वेश्चन यहां से इसलिए पूछते हैं क्योंकि ये अपने आप में हमारे संविधान से पहले का संविधान कहा जाता है और बहुत सारी चीजें इसमें बदली गई थी, इसलिए यहां से क्वेश्चंस तो बनते हैं।